सुबह का वक्त था और मैं अपनी बालकनी में बैठा चाय पी रहा था कि तभी मेरी नज़र एक फूल की दुकान पर पड़ी जो मेरे घर के सामने ही थी। उस दुकान पर लाल गुलाब देखते ही मेरी आंखों के सामने ना चाहते हुए भी एक बार फिर से मधु का चेहरा आ गया। मैं मनोहर दरोगा पद से रिटायर था और मेरी पत्नी परिधि को गुजरे हुए 8 साल हो चुके थे। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी अपनी ससुराल में थी और बेटा नौकरी के सिलसिले से बाहर रहता था। कुछ दिन की छुट्टियों में दोनों बारी बारी से आते और अपना समय मेरे साथ व्यतीत करने की पूरी कोशिश करते, लेकिन फिर भी मेरे अंदर का अकेलापन मुझे नहीं छोड़ता। मैं कितना अकेला सा महसूस करता था ये मैं ही जानता था। आज बालकनी में बैठे बैठे मेरा मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। अतीत की वो गलियां जहां सारी यादें धुंधली सी हो जाती हैं, फिर भी उसका चेहरा आज भी मेरे जहन में कायम था। मेरे आंखों के सामने सारी बातें एक चलचित्र की भांति चलने लगी। वो गहरी काली आंखें, लंबे बाल, शर्मीली सी वो मधु। न जाने कब उसके ऊपर मेरा दिल आ गया, पता ही नहीं चला। कॉलेज की कक्षाओं में जहां हम सभी स्टूडेंट एक दूसरे से मस्ती मजाक में लगे होते, कभी भी टीचर की बात को ध्यान से नहीं सुनते। वही मधु क्लास में टीचर की सारी बातें बहुत ध्यान से सुना करती, उसे नोट्स में उतारा करती थी। उससे बहुत कम बातें होती थी, लेकिन जब भी बात होती थी वो बड़ी ही विनम्रता से बात करती थी। मधु की सादगी, उसका भोलापन और उसकी निश्चलता, न जाने कब मेरा दिल उस पर आ गया। मैं समझ ही नहीं पाया, किंतु कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं उससे अपने दिल की बात कहूँ। कॉलेज के अंतिम साल में मुझे डेंगू हो गया और लगभग 1 महीने तक मेरा कॉलेज छूट गया। उसके बाद जब मैं वापस कॉलेज गया तो टीचर ने मुझे दोस्तों से नोट लेने को कहा और अपना काम पूरा करने को कहा। मैंने अपने कई दोस्तों से नोटबुक मांगी, पर बहानों के अलावा किसी ने मुझे और कुछ नहीं दिया। तभी मधु मेरे पास आई और उसने कहा, मनोहर, ये तुम्हारे लिए नोट्स। मैंने उसे थैंक यू कहा और मैंने उससे ये भी कहा कि मैं जल्दी से लिखकर तुम्हें वापस कर दूंगा। ये सुनकर वो हंसने लगी और बोली, अरे नहीं मनोहर, तुम्हें वापस करने की जरूरत नहीं है, तुम इसी से पढ़ाई करो, मैंने तुम्हारे लिए अलग से बनाया है। मैंने कहा, सच में? उसने कहा, हाँ सच में, ये तुम्हारे लिए है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और खुशी भी कि शायद मधु के दिल में भी मेरे लिए कुछ जज्बात जरूर है, नहीं तो कौन किसी के लिए इतना कुछ करता है। मैंने कहा, मधु, इसके लिए मैं एक बार फिर से तुम्हें दिल से शुक्रिया करता हूँ। मधु ने कहा, मनोहर, इसकी आवश्यकता नहीं है, और वैसे भी महीने भर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम अपनी बीमारी से जूझ रहे थे तो तुम्हारे बदले मैंने थोड़ी सी मेहनत कर दिया। बस तुम पढ़ाई करो और अच्छे नंबर ले आओ। उसका ये कहना मेरे दिल को छू गया। सच में उसे मेरी कितनी फिक्र थी। अंदर ही अंदर मेरे जज्बात पनप रहे थे, पर मैं उससे कुछ कह नहीं पा रहा था। मैंने कितनी बार कोशिश की मधु को अपने दिल की बात बता दूं, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। किंतु परीक्षा से पहले फेयरवेल पार्टी के दिन मैंने हिम्मत कर अपने हाथों में लाल गुलाब लेकर उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था। मैं कुछ कहता उससे पहले उसने मुझे पास बुलाया और आकर मुझे निमंत्रण पत्र देते हुए कहा, मनोहर, मेरी शादी तय हो गई है। परीक्षा के बाद मेरी शादी है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोचने लगा, मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। उसने तो एक दोस्त की तरह मेरी मदद की थी और मैंने ना जाने उसे क्या समझ लिया। मुझे लगने लगा कि वो भी मुझसे प्यार करती है। अब तो मेरे दिल की बात मेरे दिल में ही रह गई। उसने मुझे अपनी शादी में तो जरूर बुलाया था, पर मैं नहीं गया, क्योंकि उसकी शादी और मेरी बर्बादी अब शुरू हो चुकी थी। उसकी शादी उसी शहर में हुई थी। एक ही शहर में रहने की वजह से कई बार तो मुलाकात भी हो जाती थी। उसका हंसता बोलता चेहरा ये बताता था कि वो अपने पति के साथ वैवाहिक जीवन में कितनी खुश है। उस दिन मैंने वो गुलाब लाकर अपनी डायरी में रख दिया था। मैं अपनी डायरी खोलकर बार बार उस गुलाब को देखता जो सूख कर काला हो चुका था और उसकी पंखुड़ियां झड़ने लगी थी। पर मैंने उस गुलाब को वहीं रहने दिया, क्योंकि वो मेरे प्यार की निशानी, पहला गवाह था। गुजरे यादों को याद कर मेरी आंखें बहने लगी। तभी आवाज आई, बाबूजी।
आप क्यों रो रहे हैं? मीरा की आवाज से मेरी तंत्रा टूटी। वो काम पर आ चुकी थी। तभी बेटे का फोन आया। पापा, आपने चाय पी ली? मैंने कहा, हाँ बेटा, जस्ट अभी। थोड़ी देर बर्तनों की खटपट की आवाज आती रही। फिर मीरा आकर बोली, बाबूजी, आप नहा लेते तो मैं आपके कपड़े धोकर चली जाती। मैंने कहा, ठीक है। ये कहकर मैं बाथरूम में चला गया। नहाने के बाद मन थोड़ा फ्रेश हो गया। फिर से पुरानी यादें ताजा हो गई थी। कितने साल हो गए मधु से मिले हुए। पता नहीं कैसी होगी वो यही एक स्कूल में काम करती है। क्यों ना उससे मिला हूं। परिधि के जाने के बाद आज ना जाने क्यों मेरे पैर उस तरफ उठ गए। स्कूल में पहुंचकर मैंने वो देखा जो देखते ही मैं बेबाक सा हो गया। ये क्या? मधु एक सफेद साड़ी में। मधु को सफेद कपड़े में देखकर मेरी तो हिम्मत ही टूट गई। मैं उसके पास गया और पूछा, ये कैसे हो गया मधु? वो मुझे देखते ही बोली, अरे मनोहर, तुम यहाँ इतने दिनों बाद? बड़े बीमार से लग रहे हो। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। फिर उसने पूछा, परिधि और बच्चे कैसे हैं? परिधि को तो गुजरे 8 साल हो चुके हैं। बेटी अपने ससुराल में है और बेटा नौकरी के सिलसिले में बाहर। उसने कहा, अरे ऐसा कैसे हो गया? कब हो गया? और तुमने मुझे खबर भी नहीं किया। तुमने भी तो मुझे खबर नहीं किया। मैंने कहा। उसने कहा, वो मैं क्या बताती। उनका एक दिन अचानक ऑफिस से घर आते टाइम कार एक्सीडेंट हो गया था। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, पर बचा ना सकी। इस बात को 4 साल हो गए हैं। कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई। उसने कहा, ये क्या, हम एक ही शहर में रहते हैं पर पता नहीं क्यों अजनबी बन गए। मैंने उसे अपने घर लंच पर बुलाया और फिर थोड़ी देर बैठकर मैं वापस आ गया। अब कई बार हमारी मुलाकातें होने लगी। वो भी अपनी जिंदगी से थक गई थी और मेरी तरह अकेली थी। कई मुलाकात के बाद उसने कहा, तुम्हें पता है मनोहर, मैं पढ़ना चाहती थी पर पापा ने मेरी शादी करवा दी। शादी के बाद घर गृहस्थी और बच्चों में उलझती चली गई। इस कदर उलझी कि अपने बारे में सोचने का होश ही नहीं रहा। और फिर अचानक विमल के जाने के बाद इतनी बड़ी जिंदगी वीरान सी हो गई। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ससुराल वालों ने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी और विमल की मौत का जिम्मेदार ठहराकर घर से निकाल दिया। विमल का लिया हुआ एक घर था जहां मैं अपने बच्चे को लेकर आ गई। बस मेरे पास अब ये घर ही है। मेरा बेटा विदेश में रहता है और मैं वहां जाना नहीं चाहती। अपनी आजादी नहीं छोड़ना चाहती, जिसका फल है कि इस बुढ़ापे में मुझे अकेलेपन से गुजरना पड़ रहा है। उसकी बातें सुनने के बाद मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, ये तो जैसे मेरी ही कहानी हो मधु। उसने कहा, मैं अब अपनी जिंदगी से हार गई हूँ। ये अकेलापन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने फिर से लंबी सांस ली और अपने घर चला आया। फरवरी का महीना था। वैलेंटाइन डे आने वाला था। मैं रात भर सो ना सका। सुबह मैंने मधु को फोन किया और कहा, मधु, क्या तुम 2 घंटे की छुट्टी लेकर शिव मंदिर आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो बोली, ठीक है। मैं ठीक समय पर मंदिर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद वो भी वहां पहुंच गई। आते ही पूछा, अरे मनोहर, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने कहा, आओ बैठो तो सही, सब बताता हूँ। और वैसे भी ये तो भगवान का दरबार है, यहाँ आने में क्या प्रॉब्लम है? वो आकर बैठ गई। मैंने उससे कहा, देखो मधु, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, हो सकता है वो सुनकर तुम मुझे गलत समझो, पर मेरा इरादा गलत नहीं है। बरसों पहले तुम्हारे लिए मैंने एक गुलाब खरीदा था जो तुम्हें देना चाहता था, अपने दिल के जज्बात बताने के लिए, लेकिन बोल नहीं पाया, जिसका नतीजा था कि तुम किसी और की होने वाली थी। अब आज हम दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है। हम दोनों का दुख भी एक ही है। आज देखो, मैं तुम्हारे लिए ताजा गुलाब लेकर आया हूँ। प्लीज मना मत करना, इसे स्वीकार कर लो। थोड़ी देर तक मधु मुझे देखती रही। फिर उसने कहा, काश तुमने उस दिन कहा होता तो मैं अपने घर वालों से जरूर बात करती, पर कोई बात नहीं, होनी को कौन टाल सकता है। उसने मेरे हाथों से गुलाब ले लिया और मैंने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए और मैंने कहा, मधु, आई लव यू। ये सुनते ही मधु मुस्कुराने लगी और हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उस दिन लगा उस गुलाब की खुशबू हम दोनों के तन बदन में फैल गई हो। दोस्तों, क्या यही सच्चा प्यार है?
दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।